Hello students, good morning. Today we will start what is momentum. In a previous video we have already completed Newton's law, मतलब कि laws of motion. जो 3 laws न्यूटन ने दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. फर्स्ट लॉ का हम ब्रीफ करें तो फर्स्ट लॉ के अंदर सिंपल आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा. अगर कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रही है तो उसका रिवर्स मीनिंग ये होगा कि उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. वो है अपना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. फिर न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब ये जो मोमेंटम क्या है उसको हम स्टडी करेंगे. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू दी applied external force which is known as a Newton's second law of motion. अब जो थर्ड लॉ है वो तो सबको पता है कि थर्ड लॉ क्या होगा. एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ओके, वो 3 लॉज हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए. अब आज हमें स्टडी करना है कि व्हाट इज मोमेंटम. सो व्हाट इज मोमेंटम, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे. मोमेंटम क्या है? सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी. ऐसे भी आप लिख सकते हो. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो, इज ऑफ दी बॉडी लिखोगे तो भी चलेगा, इज नोन एज मोमेंटम. क्लियर? सो द सिंपल सा क्वेश्चन है कि मोमेंटम क्या है और उसका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए. सो यहाँ पे मोमेंटम का मतलब क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. 2 वर्ड को आपको याद रखना है. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी is known as its momentum. और मोमेंटम को इंडिकेट किया जाता है एज अ पी साइन. सो मोमेंटम इज इक्वल्स टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. अब मास तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. बट जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी आप इंडिकेट कर सकते हो. क्लियर? So product of mass into velocity is known as a momentum. अब उसका यूनिट क्या होगा? तो हम यूनिट की बात करें तो यूनिट, इसका यूनिट होगा kg, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. ओके, kg मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम. कई बार एक और यूनिट के बारे में आपको याद रखना है जो मोमेंटम का ही यूनिट है, ज़्यादातर इसका यूज होता है कि न्यूटन सेकेंड वो किस क्वांटिटी का यूनिट है. तो न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम. ये आपको याद रखना है. क्लियर? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा. तो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम क्या होगा? तो आप इजीली यहाँ से बना सकते हो. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज m1 l1. kg है तो m1 लिखना है, मीटर है तो l1 लिखना है, और सेकंड नीचे है बट जब एक ही पावर में आएगा तो t⁻⁻1 आपको लिखना है. तो सिंपल मोमेंटम क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज इट्स मोमेंटम. मोमेंटम वेक्टर p इज इक्वल टू m वेक्टर v. मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? तो ये आपको याद रखना है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसका यूनिट आपको याद रखना है kg मीटर पर सेकेंड, और ये होगा न्यूटन सेकेंड. डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 l1 t⁻1. ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया मोमेंटम एंड उसके यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. तो 2 मार्क के अंदर इक्वेशन आ सकता है. अब हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जो मोमेंटम के रिलेटेड जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. लॉ ऑफ conservation
मोमेंटम मतलब कि p, सिंपल मोमेंटम लिखा होगा, उसका मीनिंग भी सेम ही होगा क्योंकि वो लीनियर मोमेंटम ही होगा। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले आपको न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला लिखना होगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? एफ एक्सटर्नल जो फोर्स है इज इक्वल्स टू, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखे तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हम मोड ऑफ के फॉर्म में लिखेंगे तो मोड ऑफ वेक्टर करके भी लिख सकते हो, अगर आप मोड ना लिखो तो यहाँ पे बोल्ड लेटर लिखने की जरूरत, मतलब एरो लिखने की जरूरत नहीं। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये अपना न्यूटन का सेकेंड लॉ। अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो इस फॉर्मूला के बेस पे आप कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो जीरो होगा तो इस इक्वेशन के अंदर आप जीरो रख दो, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो रख दोगे तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो रख दोगे तो डेल्टा पी भी आपको क्या मिल जाएगा? जीरो, क्योंकि डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो के साथ डेल्टा टी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, तो डेल्टा पी भी क्या हो गया? जीरो। अब डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आया? पी एफ इज इक्वल टू पी आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल मोमेंटम है वो ही सेम रह रहा है इनिशियल मोमेंटम जैसा, मतलब कि मोमेंटम में कोई चेंज हो नहीं रहा है, मतलब कि मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट यही स्टेटमेंट है। अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका जो मोमेंटम होगा ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सिंपल, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, मोमेंटम क्या हो गया? इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना है, इफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। ओके, या तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो इट्स मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट, इफ द नेट external force, if net external force acting on the system is zero, ओके, मतलब एफ एक्सटर्नल जीरो है तो यही सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है आपको, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो इट्स मोमेंटम, its linear momentum remain constant, its linear momentum remain constant. Okay, its linear momentum is remain constant. सिंपल सा लॉ आपको याद रखना है कि अगर किसी भी सिस्टम पे या बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो जीरो है, जो अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो जो मोमेंटम होगा, तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल हो जाएगा, मतलब कि वो कांस्टेंट रहेगा। सो देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम इफ देयर विल बी ए रिजल्टेंट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो इसको आपको लॉ के फॉर्म में इस तरह से लिख देना है। ये जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो इट्स लीनियर मोमेंटम, या तो सिंपल आप लिख सकते हो इट्स मोमेंटम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, या तो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज नोन एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक और तरीके से प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ गन एंड बुलेट सिस्टम। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम by using some suitable example. So we are taking one example. Okay, तो हम कंसीडर कर रहे हैं बुलेट प्लस राइफल सिस्टम, कंसीडर बुलेट प्लस गन भी लिख सकते हैं, कंसीडर बुलेट प्लस गन लिखो, राइफल लिखो चलेगा, बुलेट प्लस गन सिस्टम। ओके, कंसीडर बुलेट प्लस गन सिस्टम। ओके, अब जब बुलेट और गन
जब फायर नहीं हुआ है तब कंडीशन क्या होगी, तो बिफोर फायरिंग, जब तक वो फायरिंग नहीं होगी तब तक बुलेट भी रेस्ट पे होगी और गन की जो पीछे रिकॉइल जो होती है वो भी रेस्ट पे ही होगी। तो कंसीडर बुलेट प्लस गन सिस्टम। ओके, तो बुलेट प्लस गन सिस्टम की हम बात करें तो उसका पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस राइफल सिस्टम जो है या तो बुलेट प्लस गन सिस्टम, सो पी आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे मोमेंटम ऑफ गन होगा प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट होगा, मोमेंटम ऑफ गन होगा प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट होगा। बट इनिशियली इन जो दोनों मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि जो पीजी प्लस पीबी है वो क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज बोथ आर इन अ रेस्ट कंडीशन। ओके, तो दोनों कौन सी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, तो पी आई इज इक्वल्स टू जीरो होगा क्योंकि टोटल जो इनिशियल मोमेंटम है वो बुलेट प्लस राइफल का वो कौन सी कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन पे है, मतलब कि दोनों की वेलोसिटी अभी जीरो है तो कोई भी मोमेंटम जनरेट नहीं होगा। तो पीजी भी मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो पी आई इज इक्वल्स टू हम जीरो कंसिडर करें। अब फाइनल, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा पी जी इज इक्वल्स टू माइनस पी बी भी आप ले सकते हो, गन का मोमेंटम इज इक्वल्स टू बुलेट का मोमेंटम। अब फाइनल इनिशियल मोमेंटम मतलब कि बिफोर फायरिंग कंडीशन है तब पी आई इज इक्वल्स टू जीरो है क्योंकि कोई भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो पी जी प्लस पी बी इज इक्वल्स टू पी आई। अब फाइनल मोमेंटम मतलब कि आफ्टर फायरिंग, फाइनल मोमेंटम को हम लिखेंगे पी एफ। ओके, अब देख फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो दोनों बॉडी जो है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी। जब बुलेट फायर होगी तो क्या होगा, बुलेट आगे जाएगी और गन की जो रिकॉइल है वो पीछे की ओर आएगी। मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फोर्स एक्ट हो रहा है कि बुलेट पे गन फोर्स लगा रही है, सेम टाइम पे सेम इंस्टेंट पे गन भी बुलेट पे फोर्स लगा रही है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को हम किसके फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे, तो फोर्स के फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो यहाँ से एक चीज आपको याद रखनी है। अब आगे जाए तो यहाँ पे हमें डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है दोनों बॉडी के लिए, मतलब गन के लिए एंड बुलेट के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो when bullet fired from gun to mutually opposite force generated, दो म्यूचुअल ऑपोजिट फोर्स जनरेटेड होंगे जिसकी वजह से दोनों बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट बाय गन, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट बाय गन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा उसका, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ओके, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब इसमें फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट बाय गन है, तो यहाँ से हम डेल्टा पी की फॉर्मूला लिख देंगे। तो डेल्टा पी क्या होगा, तो डेल्टा पी होगा यहाँ पे एफ बी जी इंटू डेल्टा टी। तो बुलेट के लिए तो यहाँ पे डेल्टा पी चेंज इन मोमेंट ऑफ बुलेट इज इक्वल टू एफ बी जी डेल्टा टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 इंडिकेट कर देंगे। सेम फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स एक्टिंग ऑन गन बाय बुलेट उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी क्या होगा, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू होगा एफ जी बी इंटू डेल्टा टी। पर एक चीज आपको यहाँ पे देखो, आप इसको P1 P2 यहाँ पे जी भी लिख सकते हो, एक बुलेट और एक गन का रिकॉइल, यानी रिकॉइल या तो गन लिख सकते हो। अब एक चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट बाय गन इज इक्वल्स टू दी नेगेटिव वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन गन बाय बुलेट। अगर हमें टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है तो टोटल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ओके, तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा ना लिखो तो भी चलेगा, डेल्टा को निकालो, तो पी बी
और ए पीजी। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम जो होगा वो पी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो बी के अंदर चेंज का मोमेंटम प्लस जी के अंदर चेंज का मोमेंटम, तो पी एफ इज इक्वल टू ओके। तो यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हो कि टोटल मोमेंटम P इज इक्वल टू पी वी प्लस पी जी। अब पी वी क्या है, तो पी वी है आपका एफ बी जी डेल्टा टी प्लस पी जी क्या है, एफ जी बी डेल्टा टी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, एफ बी जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जी बी। तो यहाँ पे आप माइनस ऑफ एफ जी बी डेल्टा टी प्लस एफ जी बी डेल्टा टी। तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही आ रहा है जो इनिशियल में था। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि इनिशियली मोमेंटम क्या था, जीरो था, और फाइनली मोमेंटम हमने फाइंड किया एडिशन करके, बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम, बट दो म्यूचुअल फोर्स एक्ट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एफ बी जी की जगह पे हम माइनस ऑफ एफ जी बी रख देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो माइनस एफ जी बी डेल्टा टी प्लस एफ जी बी डेल्टा टी का आंसर आ जाएगा जीरो। ओके, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव हो गया। ओके, तो आप एक सूटेबल एग्जांपल से बोले कि एक्सप्लेन विद गन बुलेट सिस्टम, या कोई भी एग्जांपल आपको दे तो इस तरह से आपको प्रूव करना है। तो सिंपल आपको याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। जब तक कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो जो मोमेंटम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे बुलेट फायर हुई, ओके, किसकी वजह से, तो इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स मींस मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको याद रखना है। अब हम फोर्स की बात करें कि फोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ फोर्स की हम बात करें, क्योंकि इस चैप्टर में हमें फोर्स के साथ जाना है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे दो तरह के फोर्स बॉडी पे लग सकते हैं, एक और दूसरा। जो फर्स्ट वाला जो फोर्स है, जब दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में होगी तो उसको बोलते हैं हम कांटेक्ट फोर्स। ओके, और जो दूसरा होगा, जो बॉडी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होगी फिर भी वो लगेगा, उसका नाम है फील्ड फोर्स। तो ये दो तरह के फोर्सेस हमें स्टडी करने होंगे, मतलब कि कोई भी बॉडी में दो तरह के ज़्यादातर फोर्सेस लगेंगे, एक है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का एग्जांपल हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ओके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। दो मैग्नेट को आप स्पेस में रखोगे थोड़ा डिस्टेंस बना के, तो अगर उसकी रेंज में होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे आप खुद नहीं अट्रैक्ट करवाते, वो अपने आप कर लेते हैं, बिकॉज उनके बीच में एक फोर्स लगता है, वो है आपका फील्ड फोर्स। अब ये जो कांटेक्ट फोर्स है, तो कांटेक्ट फोर्स कब जनरेट होगा, तो कांटेक्ट फोर्स जनरेट होने के लिए या तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा कब, जब दो बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होंगे। समझ लो कि ये पेन है, ओके, तो पेन यहाँ पे जब स्लाइड करेगी, ओके, तो पेन जो है वो बोर्ड के कांटेक्ट में है, जब वो स्लाइड करेगी तब यहाँ पे एक और फोर्स जनरेट होगा और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, विच इज फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। जब तक दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती तब तक एक फोर्स जनरेट नहीं होंगी, और एक कांटेक्ट फोर्स बॉडी एक कांटेक्ट में आने के बाद ही जनरेट होंगे। जैसे कि कांटेक्ट फोर्स, अगर सॉलिड बॉडी कांटेक्ट में है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, when two solid bodies are in contact, when two solid body एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, एक पेन सॉलिड है एक बोर्ड सॉलिड है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन लगेगा। ओके, सेम में दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब सॉलिड के साथ लिक्विड का जब मोशन होगा, या तो सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तब कौन सा फोर्स लगेगा, तो तब जो ऑपोजिट फोर्स होगा विस्कस फोर्स होगा। ओके, तब कौन सा फोर्स होगा, विस्कस फोर्स होगा। समझ लो कि आपने एक हनी भर के बाउल में हनी रख दिए, या तो बीकर के अंदर एक हनी का बीकर आपने भर के रखा है, उसके अंदर आप किसी बॉल बेयरिंग को डाल दोगे, ओके, या तो किसी स्फीयर को डाल दोगे, तो स्फीयर जो है ना उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और वो लास्ट एंड तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि
दो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, एक पानी ले लो मतलब वाटर ले लो और एक में आप हनी ले लो। तो वाटर के अंदर जो स्फीयर है ना इजीली अंदर चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे विस्कस मीडियम कम है और ऑपोजिंग फोर्स कम लग रहा है। बट जैसे ही आप हनी के अंदर आप ड्रॉप करोगे स्फीयर को, ओके, तो जो स्फीयर है ना वो बॉटम तक नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ पे विस्कस फोर्स या तो विस्कस फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कस फोर्स है, दूसरा भी आप देख सकते हो टेंशन फोर्स है, ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। ओके, टेंशन फोर्स है, ओके, वो सारे कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है। फील्ड फोर्स की हम बात करें तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, वो सारे कौन से फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी आप ले सकते हो, जो SNF बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। ये भी एक प्रकार का मतलब कि फील्ड फोर्स का ही एग्जाम्पल। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ओके, अब कोई भी बॉडी जब रेस्ट कंडीशन पे होगी, समझ लो कि एक यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक सरफेस है, ये अपना एक सरफेस है, सरफेस पे हमने एक ब्लॉक को रख दिया है। ओके, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, समझ लो कि ये सरफेस है, ये आपका पेन है, तो पेन नीचे नहीं जा रहा है, भले इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है। तो क्वेश्चन है कि ग्रेविटी तो लग रही है तो ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं जा रहा है। तो आप बोलोगे सर आपके हाथ में नहीं, वो तो ठीक है, हाथ में इसकी वजह से नीचे नहीं जा रहा है, बट एक ऑपोजिंग फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। समझ लो कि आपका मास है ब्लॉक का m, ओके, तो यहाँ पे जो एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड में उसके मास की वजह से लगेगा, जिसको मास ऑफ, जो मास है उसकी वजह से लगेगा, मतलब वेट, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप बोल सकते हो, W=mg, डाउनवर्ड में लगेगा। बट इसको बैलेंस करने वाला एक और फोर्स जो प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअली क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ना वो इस सरफेस पे फोर्स लगाएगी ड्यू टू इट्स मास। तो सेम कंडीशन में ये जो सरफेस है वो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इसको आप n इंडिकेट कर सकते हो, या तो आप r इंडिकेट कर सकते हो। n स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और r का मतलब होगा रिएक्शन फोर्स। तो आप n, कई बुक में आपको n भी मिलेगा, कई बुक में r भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है n, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी परपेंडिकुलर फोर्स भी आप बोल सकते हो जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो W=mg को बैलेंस करेगा। समझ लो ये सरफेस है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे ना तब यहाँ पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होगा, वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। तो यहाँ पे अगर बॉडी रेस्ट पे है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, n को बैलेंस करेगा mg और एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये यहाँ पे टोटल फोर्सेस जो है उसका आप लिस्ट इस तरह से बना सकते हो। फिर इसके रिलेटेड जो भी थियरम है फ्रिक्शन के बेस पे वो देख सकते हो। थैंक यू। तो यहाँ पे n को बैलेंस करेगा mg, एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करेगा fs।